लाहौर शहर 1999 और आज से 26 साल पहले पुलिस स्टेशन में एक लेटर मौसूल होता है। और वो सिर्फ लेटर नहीं था बल्कि एक बड़ा सा पार्सल था जिसमें और भी मुख्तलिफ चीज़ें थी। उस लेटर में लिखा था कि मैं 100 बच्चों को मारना चाहता था और अब मेरा ये टारगेट पूरा हो चुका है और अब मैं आपके सामने सरेंडर पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम जावेद इकबाल है, मेरी उम्र 38 साल है और मेरा एड्रेस 16B रावी रोड पर है। आप यहाँ पर पहुँच के मुझे अरेस्ट कर लो। अब पुलिस के लिए एक माइंड बॉगलिंग चीज़ थी कि एक शख्स खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि उसने 100 बच्चों को मारा है, जबकि अभी तक किसी ने इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। तो टू बी ऑनेस्ट पुलिस के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। तो फिर भी अपना शक दूर करने के लिए पुलिस की एक टीम उस एड्रेस पर पहुंचती है। अब जावेद इकबाल जब घर के बाहर पुलिस को खड़ा देखता है तो वो अपने कनपट्टी पर एक गन तान लेता है और कहता है अगर कोई घर के अंदर आया और मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं गोली मारकर अपनी जान ले लूँगा। अब यहाँ पे पुलिस भी ये समझती है कि भाई ये पागल आदमी है, ये क्या मारेगा 100 बच्चों को जो खुद की जान लेने पे तुला हुआ है। अब ये सब ड्रामा वहाँ पर देखकर पुलिस को भी लगता है कि यार ये इधर टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये शख्स कोई नीम पागल इंसान है जो खुद को मारना चाहता है, तो यहाँ से बेहतर होगा चले जाएँ हम। लाकर इसको उन्होंने चेक किया, देखा तो इन्होंने SP साहब को रिपोर्ट दी कि ये तो नॉर्मल आदमी है, ये ऐसे 100 बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता है। और ये पुलिस की एक सबसे बड़ी गलत फहमी थी। अब ये सब कुछ करके जावेद इकबाल सोचता है कि यार यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने ये सोचा था कि एक सिनेमा बनेगा, मुझे आएंगे अरेस्ट करेंगे, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा और फिर मुझे एक विलन की तरह यहाँ से अरेस्ट करके लेके जाया जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ये फैंटेसीज उसके माइंड में कहाँ से डेवलप हुई थी और वो ऐसा क्यों सोचता था, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। खैर ये सब होने के बाद वो नवंबर 1999 को एक खत और लिखता है और एक पार्सल और तैयार करता है। ये बहुत भारी पार्सल था जो वो रोज़नामा जंग को भेजता है और इस खत में जावेद इकबाल लिखता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और एक एक बच्चे का नाम इसी खत पर दर्ज है। और इस दफ़ा वो साथ इस पार्सल में बच्चों की कुछ फ़ोटोज़ भी भेजता है। अब रोज़नामा जंग के चीफ एडिटर जमील चिश्ती इस हाथ को पढ़कर बहुत हैरान होते हैं कि यार एक आदमी इतना साइको कैसे हो सकता है कि वो 100 बच्चों को कत्ल कर दे। लेकिन फिर भी वो उस हाथ पर दर्ज एड्रेस पर पहुंचते हैं और देखना चाहते थे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब जब वो उस एड्रेस पर पहुंचे तो वहां पर जावेद इकबाल नहीं था और उस घर में उनको ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जिन्होंने उनकी आंखें खोल कर रख दी। वहाँ 2 बड़े बड़े बोरियां पड़ी थी और एक के ऊपर लिखा हुआ था 100 बच्चों के जूते और 100 बच्चों के कपड़े। तीसरे उसने लिखा हुआ था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नज़र आएंगे और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स, मैंने जो ही ड्रम ऐसे उठाया तो मेरे हाथ जल गए और बहुत बैड स्मेल आई। उनको उस कमरे से बहुत सारे बच्चों की जूतियां मिली, कुछ बच्चों के कपड़े पड़े हुए मिले और कुछ बच्चों की तो तस्वीर वहां पर पड़ी हुई थी। और इसके साथ ही एक कमरे में उनको बहुत सारे बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए मिले और उन ड्रम को जब उन्होंने खोल के देखा तो उनमें बच्चों की गली सड़ी हुई लाशें पड़ी हुई थी। तो पता लगता है कि जो भी उस हाथ में लिखा हुआ था वो झूठ नहीं था, ना ही जावेद इकबाल कोई साइकोपाथ था, बल्कि जो भी वो कन्फेस कर रहा था वो बिल्कुल ठीक था। जावेद एक 100 बच्चों का कत्ल कर चुका था। कुछ ही घंटों में उस घर में बहुत सारी माओं और उनके वालिदैन का रश लग जाता है और उस दिन रावी रोड पर माँ बाप की सिर्फ सिसकियां और ज़ारों कतार रोने और धाड़े मारने की आवाज़ें थीं। अब आपके जहन में शायद यहाँ पर एक सवाल आ रहा हो कि इतने बच्चों को उसने कत्ल किया तो जाहिर है कहीं से उसने अबडक्ट किया होगा, तो जहाँ से उसने अबडक्ट किया किसी के भी पेरेंट्स ने कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई और क्यों कोई भी पेरेंट्स सामने नहीं आए कि वो अपने बच्चे को ढूंढ सकें? इसका जवाब मैं आपको आगे देता हूँ। खैर उसके घर पे ये सब देखने के बाद पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और हाथ धोकर पूरे मुल्क से उसको ढूंढने की कोशिशें तेज हो जाती हैं, लेकिन जावेद इकबाल का किसी को भी कोई पता नहीं था कि वो कहाँ गया है आखिर। अब इस जावेद इकबाल की सर्च के दौरान ही पुलिस इसके घर भी जाती है और इसके फैमिली वालों से पूछती है कि वो जावेद इकबाल के साथ किस तरह से रहते थे। उसके बाद जब ये खबर शाया हुई तो पुलिस बहुत पूरी तरह हरकत में आ गई। मुझे उसमें पता चला कि उसके दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों को पकड़ के वो CIA के लग्जरी थाने बंद कर दिया गया। और वहाँ से पुलिस को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें पता लगती हैं। वो ये कि जावेद इकबाल का अपनी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली वालों ने उसके साथ सारे रिलेशंस ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि बचपन से ही उसका एटीट्यूड घर वालों के साथ बहुत ख़राब था।
और उसकी फैमिली ने बताया कि जावेद इकबाल बचपन से ही बहुत सेल्फ सेंटर्ड और ईगोइस्टिक सॉर्ट ऑफ पर्सन था और वो फैमिली से लड़ा भी करता था, फैमिली को गालियां भी देता था। इवन अपने अब्बा से पैसे ना मिलने पर वो अब्यूजिव भी हो जाया करता था। खैर इस इन्वेस्टिगेशन में जावेद इकबाल की बहन पुलिस को एक हिंट देती है कि जावेद के पास 3 10-10 हज़ार के चेक्स हैं और जब उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे वो किसी बैंक जाकर उनको कैश करवाएगा। खैर इसके बाद लाहौर पुलिस पूरे पाकिस्तान के बैंक्स में वो नंबर भेज देते हैं कि जब भी इस नंबर का सर्टिफिकेट आपके पास आए आप फ़ौरन पुलिस को कॉल करें, क्योंकि ये एक वांटेड इंसान है जो जुर्म करके भागा हुआ है। अब हर दिन गुजरने के साथ पुलिस के माइंड में हज़ारों सवालात आते थे कि जावेद ने 100 बच्चों का क्यों कत्ल किया, उसको बच्चों से क्या दुश्मनी थी। और इसके बाद जब 100 बच्चों का कत्ल किया तो किसी के भी पेरेंट्स सामने क्यों नहीं आए, और आखिर 100 बच्चों को वो लाता कहाँ से था, कौन हेल्प करता था जावेद इकबाल की उन बच्चों को ढूंढने के लिए जिनके वो मारता। और इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ जावेद इकबाल के पास थे। तो बिल आखिर एक दिन सराय आलमगीर, एक छोटा सा कस्बा है जेहलम और खारियां के करीब, वहां से एक खबर मिलती है और एक प्राइवेट बैंक से पुलिस को कॉल आती है कि जिस नंबर को आपने हमारे पास भेजा था उसी सेम नंबर का सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया है और शायद ये वही इंसान है जिसको आप सब ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रहे कि इस सारे कांड में जावेद इकबाल के साथ 3 बच्चे उसकी मदद भी करते थे, बच्चों को ढूंढने में और उनको ठिकाने लगाने में। 17 साला साजिद, 15 साला ममाद नदीम और 13 साला ममाद साबिर, ये 3 बच्चे जावेद इकबाल का साथ दे रहे थे। और उस दिन पुलिस जब उस बैंक में पहुंचती है तो जावेद इकबाल खुद बाहर खड़ा था और ये सब कुछ देख रहा था। और इन तीनों बच्चों में से जो सबसे बड़ा था उसको अंदर भेजा था उसने सर्टिफिकेट को कैश करवाने के लिए, और बाकी 2 बच्चे बाहर उसके साथ खड़े थे। लेकिन जब पुलिस वहां पे आती है तो जावेद इकबाल बाहर से ही देखकर वहां से भाग जाता है। अब ये सारा कुछ होने के बाद अचानक एक दिन 30 दिसंबर 1999 रोजनामा जंग न्यूज़पेपर, जावेद इकबाल वहां पर आता है और खुद को सरेंडर कर देता है। अब पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसीज सारे वहां पर आ जाती हैं जावेद इकबाल को अरेस्ट करने के लिए। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए, 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। अब उसे जब पूछा गया कि तुम अचानक आकर सरेंडर क्यों कर रहे हो तो उसने जो कहा वो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। उसका जवाब ये था कि मुझे डर था शायद किसी मुझे जैली इनकाउंटर में मार दिया जाएगा और मैं ऐसे नहीं मरना चाहता था। मैं सामने आकर पूरी दुनिया को अपनी कहानी बताना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि कैसे मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया था और सिर्फ यही वजह है मेरे सरेंडर करने की कि मैं अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। अब शायद आप ये सोचें कि इसमें प्राउड करने की क्या बात है, तुम एक कातिल हो, 100 बच्चों को तुमने मारा है और तुम इतने फखरिया बता रहे हो कि मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूं, लोग मुझे याद रखेंगे। क्यों इतना फखर कर रहे हो? और तुम 100 बच्चों को ही कत्ल क्यों करना चाहते थे? यानी एक स्पेसिफिक डिजिट का क्या मतलब था? यानी ना कि तुम्हारे कत्ल 101 है और ना ही 99 है, एग्जैक्ट 100 फिगर का क्या मतलब है? अब ये सब सुन के शायद आपको ये लग रहा हो कि जावेद कोई बड़ा गरीब इंसान था, बड़ा एक लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जावेद इकबाल एक अमीर बाप का बेटा था। जावेद इकबाल का बाप एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। जब उसने वो प्रॉपर्टी बेची तो जावेद इकबाल के हिस्से में उस वक्त 80 लाख रुपए आए। अब ये बात उन दिहाइयों की है जब 80 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो उस ज़माने में जावेद इकबाल के पास इतना पैसा था। और दोस्तों ना ही कोई बड़ा वो अनपढ़ किस्म का इंसान था। यानी आपके माइंड में आ रहा होगा शायद बहुत जाहिल अनपढ़ किस्म का इंसान होगा जिसके माइंड में ये गलाजत भरी हुई होगी कि वो बच्चों को मारेगा। ऐसा नहीं है। वो एक क्राइम रिपोर्टर रह चुका है। वो इंटरव्यूज़ किया करता था डिफरेंट पुलिस स्टेशन में जाकर, इंस्पेक्टर के, पुलिस ओहदेदारान के। दोस्तों 100 बच्चों का कत्ल करने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि जावेद इकबाल एक चाइल्ड अब्यूज़र था और वो बच्चों की तरफ फिजिकली सेक्सुअली अट्रैक्ट होता था। एक दफ़ा उसने अपने घर में 2 छोटे बच्चों को बुलाया। वो दोनों मालशिए थे। यानी आपने देखा होगा फुटपाथ पर अक्सर रात के टाइम मालशिए आते हैं और वो आपकी मालिश करते हैं कुछ पैसों के वजह। तो उसने उन दोनों बच्चों को बुलाया और अपने घर ले गया। वहाँ जाके उसने टीवी दिखाया, खाना खिलाया, उनको कपड़े दिए और रात को उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया। अब जब वो बच्चे उठे और उनको पता लगा कि इसने तो हमारे साथ ये किया है, ये हमें मालिश के बहाने लेके आया था, तो वहाँ पर एक गन पड़ी हुई थी। तो उन दोनों बच्चों ने उस गन को पकड़ा और उस गन की बैग से जावेद इकबाल के सर पर मारना शुरू किया और वो बहुत सीवियरली इंजर हो गया। जिसके बाद बच्चों ने सोचा कि ये हमारे साथ इसने बहुत ज्यादती की। मैं लाया था कि मालिश के लिए और बराबर वो सो गया तो उन्होंने इसकी वहाँ गन पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़ कर
पूरे जोर से इसके सर पर। अगले दिन नेबर्स ने उसको देखा और जावेद इकबाल को वो हॉस्पिटल लेके गए। ऐसे किस्से जावेद इकबाल की जिंदगी में बहुत हैं। इवन के देयर वाज अ टाइम वो मैरिड था और उसकी शादीशुदा जिंदगी भी नहीं चल सकी। उसकी 2 दफा शादी हुई और दोनों दफा तलाक हो गई। एक दफा इसी तरह के एक बच्चेबाजी के केस में जहां उसने बच्चों के साथ बदफेली की थी, वो पुलिस की कस्टडी में था और वहां पुलिस ने उसको 100 कोड़े मारे। और इन्हीं दिनों में उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। अब वो वालदा के साथ थोड़ा सा अटैच था, यानी जब वो हॉस्पिटल में होता था उसकी वालदा ही उसकी ट्रीटमेंट करवाती थी और फाइनेंशियली किसी हद तक उसको सपोर्ट कर दिया करती थी। अब इन्हीं दिनों में उसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है और जावेद ये सोचता है कि उन 2 बच्चों की वजह से मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे 100 कोड़े पड़े और शायद मेरी माँ को ये इतनी नागवार गुजरी बात वो दिल पर ले गई कि मेरे इस 100 कोड़े लगने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। अब यहाँ से जावेद इकबाल अपने माइंड में ये बिठा लेता है कि मैं ऐसे 100 बच्चों को कत्ल करूँगा और मैं ऐसी 100 माँओं को रुलाऊंगा जिसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से गई है। अब ये वो एक रिवेंजफुल एटीट्यूड था जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट 100 बच्चों को मारना चाहता था, ना 101 ना ही 99, पूरे 100 बच्चे। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, बिल्कुल इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। अब ये सारे बच्चों को इस तरह से अगवा करता था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि जावेद इकबाल के साथ 3 और बच्चे थे जो इसकी हेल्प किया करते थे। वो उन तीनों को भेज देता था मीनारे पाकिस्तान दाता दरबार के पास और उनके हाथों में एक पंफलेट दे देता था जिस पे लिखा होता था मिसिंग चाइल्ड, और जो बच्चा लाकर देगा, यानी जो इस मिसिंग चाइल्ड को लाकर देगा, उसको 25,000 रुपया इनाम में दिया जाएगा। और इसी तरह से वो मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, रेलवे लाइन, यहाँ से बच्चों को अट्रैक्ट किया करता था। अब यहाँ पर जो मेन सवाल है कि पेरेंट्स ने स्टैंड पहले क्यों नहीं लिया और सबके पेरेंट्स कहाँ पर थे? तो इन सारे बच्चों को इनके पेरेंट्स लवारिस सड़कों पर छोड़ देते थे कि जाओ कमा के लाओ, मांग कर लेके आओ, या मालिश करो, या किसी के जूते साफ करो। और ये पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट शहरों से वहां पर आते थे। कोई 2 महीने बाद जाता था, कोई 3 महीने बाद जाता था। तो जावेद इकबाल ने ये सारा कत्ल का खेल सिर्फ 3 महीनों में किया, यानी 3 महीनों में उसने 100 बच्चों का कत्ल किया। तो शायद इसी वजह से किसी भी पेरेंट ने अभी तक सामने आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गरीब घरों के बच्चे थे, 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, तो पेरेंट्स भी इनको भेज देते हैं कि जाओ भाई कमा कर लेके आओ। और इसको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का और उनके साथ इस तरह की घटिया हरकत करने का बहुत शौक था और ये एक मजनू बन चुका था उन सब चीज़ों में। ये अपने घर में खाने की चीज़ें, बच्चों के कपड़े, जूते लेकर आया करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे दोस्ती करें और इसके साथ इसके घर पर चलें। ये घर पर लेके आता, उनको कपड़े देता, उनको खाना खिलाता और फिर एक मूवी लगाकर सामने टीवी पर दे देता और खुद इनसे पीछे बैठ जाता। अब जो बच्चा वो मूवी देख रहा होता था, अचानक एक लोहे की संगली से उसका पीछे से गला दबा देता और इसी तरह इसने एक एक करके 100 बच्चों की जान ली। टीवी देखने में मशगूल हो जाते तो ये फिर पीछे बैठ जाता उस पर बेड पर, और इसने ऐसे संगली बनाई थी जिसकी 2 ग्रिप थी। वो फिर ऐसे बच्चे को बैठे हुए ऐसे उसके ऊपर गले में डालकर जोर से खींचना, और बच्चा जिस दिन इसका ये डिजिट 100 नंबर पूरा हुआ, इसने जाकर सरेंडर कर दिया। अब 100 बच्चों को मारने की वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ। वो 100 कोड़े जिसकी ये बदला बच्चों की माओं से लेना चाहता था। ये पहले उनको इसे मारता था, फिर उनके जिस्म के टुकड़े करता था, फिर उनको एक ड्रम में डालता था, फिर उस ड्रम में बहुत सारा एसिड डालता था और 1 या 2 दिन के बाद उनकी लाश गल सड़ जाती थी। और जब उनकी लाश बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती थी उस एसिड में, तो वो ड्रम लेकर एक नाले पर जाता था और वहाँ उस नाले में पूरे ड्रम को उलटकर साफ कर देता था। दोस्तों, ये स्टोरी सुनाते हुए और इस पूरी कहानी को नरेट करते हुए मुझे खुद बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी कि एक बंदा वो कितना भी साइकोपाथ हो सकता है कि 100 बच्चों का कातिल हो जाए, वो 100 बच्चों को मार दे सिर्फ इस वजह से कि वो 100 बच्चों की माँ को रुलाना चाहता था। खैर, इस सब के बाद फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है और उस पर केस चलता है। तो फिर पूरे मुल्क की आवाम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है कि जल्दी से जल्दी इसको फांसी पर लटकाया जाए। और जब कोर्ट प्रोसीडिंग की बात आती है और जिस दिन इसका फैसला होना था, तो जज इसका ऐसा फैसला करते हैं कि आने वाली इसकी 10 नस्लें भी शायद याद रखती। और वो फैसला ये था कि जज अल्लाह बख्श ये फैसला सुनाते हैं कि इस जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान पर लेकर जाया जाए और वहाँ इसको पहले फांसी दी जाए और फिर इसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं और उन 100 टुकड़ों को फिर एक डब्बे में डाला जाए, यानी एक ड्रम में डाला जाए और उसमें एसिड डाल के उसको डिज़ोल्व किया जाए। ये सज़ा कोर्ट की तरफ से दी जाती है और ये ऑन पेपर रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये सज़ा सुनाने के बाद पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर थी, अवाम खुश हो रही थी कि ऐसे इंसान को इसी तरह की सज़ा देनी चाहिए थी।
लेकिन दूसरी तरफ कुछ ह्यूमन राइट्स एजेंसीज सामने आती हैं और ये ह्यूमन राइट्स एनजीओज ये मुतालबा करती हैं कि ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। आप किसी के साथ इतना जुल्म नहीं कर सकते। आप किसी को मारना चाहते हैं तो उसको फांसी दें। तो लाहौर कोर्ट में ये फैसला रिव्यू किया जाता है और इस फैसले को आल्टर करके 100 दफ़ा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब इसके साथ 3 बच्चे और भी थे, एक की उम्र 17, दूसरे की 15, तीसरे की 13 साल थी। उन तीनों को भी संगीन सजाएं दी जाती हैं और बिलाखिर फिर कुछ टाइम के बाद ये पता चलता है कि जावेद इकबाल ने जेल में ही खुद को फांसी लगा ली थी और साथ में उस जो 17 साल का बच्चा था उसके साथ उसने भी खुद को मार लिया था। अब जेल में उन दोनों की मौत सुसाइड करने से हुई थी या फिर किसी और वजह से, ये एक कॉन्स्पिरेसी है जो कोई नहीं जानता। ये शायद बहुत सारे लोग जानते भी हैं। खैर इस कहानी से, जो एक्चुअली कहानी नहीं बल्कि रियलिटी है, इस रियलिटी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि अपने बच्चों को इस तरह तनो तनहा सड़कों पर ना छोड़ा करें, क्योंकि ये तो वो केस है जो बहुत ही वर्स्ट केस था। इस तरह के हज़ारों केसेस कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में चल रहे हैं जिनका कोई भी फैसला नहीं होता। बच्चे गायब हो जाते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। तो अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और अपने अंडर एज बच्चों को अपने साथ रखें और पब्लिक प्लेसेस पे उनको अकेला ना छोड़ें। और मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।